Hello, everyone. So, the next very important budget after our production budget or our material required budget is the cash budget. Now, if we see, it is very important from practical point of view, examination point of view, because every year students expect a question either from cash budget or from flexible budget, talking about the 15 marker question. Now, what is the basic meaning और why this budget is prepared? कैश बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें दो चीज़ों के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन बताती है. नाउ व्हाट दैट इन्फॉर्मेशन इज कि हमारे पास कैश रिसीप्ट्स कितनी है और हमारे पास कैश पेमेंट्स कितनी है. बेस्ड ऑन दीज टू आइटम्स कंपनीज आर एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए कितना कैश मेंटेन करके रखना है. लेट्स सपोज हमने बनाया है कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जैन के बैलेंस के बेसिस पे, कैश बैलेंस के बेसिस पे जो क्लोजिंग होगा, हम फेब के लिए बजट प्रिपेयर करेंगे. फिर हम फेब का प्रॉपर बजट बनाएंगे, उसमें हम एस्टिमेट चेक करेंगे और उनका करेक्ट फिगर्स को, एक्चुअल फिगर्स को चेक करेंगे, एंड देन ऑन द बेसिस हम नेक्स्ट मंथ का बजट बनाएंगे. तो ये एक साइकिल चलता रहता है. सो कैश बजट क्या है? इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ कैश पोजीशन फॉर द बजटेड पीरियड. जो भी आपने पीरियड डिसाइड किया है वहाँ पर कैश पोजीशन के लिए आपको क्या एस्टिमेट्स चाहिए, वो हमें कैश बजट बताता है. क्या चेक करते हैं उसमें? वो उनकी रिसिप्ट्स क्या हैं और उनकी पेमेंट्स क्या हैं जो होने वाली हैं फॉर दैट पर्टिकुलर बजटेड पीरियड. अब यहाँ पर ये किसी भी टाइम के लिए बनाया जा सकता है, चाहे आप इसको मंथ वाइज बनाओ, चाहे आप इसको वीकली बनाओ, चाहे आप इसको ईयरली बनाओ. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजटेड पीरियड कि आप कितने टाइम का कैश मेंटेन करना चाहते हो और उसके बैलेंस को चेक करना चाहते हो. नॉर्मली होता क्या है, जो क्वेश्चंस में आता है प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए, तो यू एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन मंथली बेसिस. आपको 4 to 5 या 6 मंथ्स का बजट डिटेल्स दी जाएंगी, एंड बेस्ड ऑन दोज डिटेल्स आपको हाफ ईयरली बजट ड्रॉ करना है. अब यहाँ पर हमेशा कैश की शॉर्टेज कितनी होने वाली है या फिर कैश का सरप्लस कितना होने वाला है, वो हमें इस पर्टिकुलर बजट के थ्रू पता चलता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द आइटम्स की जो कैश रिसिप्ट्स में या कैश पेमेंट्स में हम इंक्लूड करने वाले हैं, कि जो हमें लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हैं या एस्टिमेटेड हमारे पेमेंट्स हैं, देयर इज़ अ नीड टू लुक ऑन दोज आइटम्स. सो यहाँ पर आइटम्स जो हमें लगता है कि हमारे रिसिप्ट्स की हर बार होती हैं, ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी का जिसके लिए आप कैश बजट बना रहे हो उसका नेचर क्या है. नॉर्मली इसकी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, रादर दोनों की ही डिटेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी. आपको इन्हीं डिटेल्स के ऊपर ही वर्क करके अपना कैश बजट ड्रॉ करना है. जैसे कैश सेल, क्रेडिट सेल्स हैविंग रिगार्ड टू क्रेडिट कलेक्शन पीरियड, इंटरेस्ट डिविडेंड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बैंक लोन, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंड, रेंट रिसीवेबल एट्सेट्रा. मतलब वो चीज़ें जो जहाँ से आपको पैसा आ रहा है या विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आने वाला है. जैसे कैश सेल से तो हमें इमीडिएट पैसा आ जाता है, बट क्या पता कोई ऐसी क्रेडिट सेल आपने की थी जिससे आपको पैसा रिसेंट टाइम में ही आने वाला है, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा? कैश रिसिप्ट बन जाएगा, बिकॉज पैसा आपको आने वाला है. कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो जो कि कैश की फॉर्म में है, या आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स की फॉर्म के ऊपर कोई एक अमाउंट रिसीव कर रहे हो, कोई आपने लोन रिसीव किया है फ्रॉम बैंक, तो वो आपके लिए रिसिप्ट बन जाएगा. आपने एडवांस में टैक्स पे किया था, अब वो एडवांस में टैक्स पे करने के बाद जो एक्सेस टैक्स आपने पे किया है, सरप्लस टैक्स पे किया है, वो आपको वापस आ रहा है, रिफंड हो रहा है, तो वो आपके लिए रिसिप्ट है. या फिर आपने कोई रेंट रिसीव करना है या रिसीव करने वाले हो इन द कमिंग रिसेंट टाइम, तो वो आपके रिसिप्ट का पार्ट बन जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट द कैश पेमेंट्स रिवर्स हो जाएगा कैश रिसिप्ट से. जैसे आपने कोई परचेज की है रॉ मटेरियल की, या फिर आप किसी क्रेडिट की पेमेंट अपने सप्लायर को करने वाले हो, आपने उधार लिया हुआ था बट विद इन दैट बजटेड पीरियड यू हैव टू मेक पेमेंट, तो वो भी आपका क्या है? कैश पेमेंट में आ जाएगा. आपने कोई वेजेस, सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट्स करनी है, तो वो आपकी कैश पेमेंट्स में आएंगी. आपने कोई बैंक लोन अगर लिया था तो वो रिसिप्ट थी, बट अगर आप उसको रीपे कर रहे हो तो वो आपके लिए पेमेंट बन जाएगा. आप अपने शेयर्स या डिबेंचर्स पे अगर कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो वो रिसिप्ट है, बट अगर पे कर रहे हो तो वो क्या है? आपके लिए पेमेंट है. आप अगर कोई टैक्स गेन कर रहे हो, मतलब रिफंड हो रहा है, एक्सेस पे किया था तो वो रिसिप्ट थी, बट अगर आप उसको पे कर रहे हो तो वो क्या है? आपके लिए पेमेंट है. इन द सेम फॉर्म अगर इंटरेस्ट डिविडेंड को पे कर रहे हो तो वो भी आपके लिए क्या बन जाता है? कैश पेमेंट बन जाता है.
अब हमारा जब भी कैश बजट बनाया जाता है, नॉर्मली क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट पे ही फोकस करते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जो कैश बजट के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। उसके अंडर हम एक स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं एंड दैट स्टेटमेंट क्लैरिफाइज ईच एंड एवरी पॉइंट रिगार्डिंग द कैश शॉर्टेज और द सरप्लस विच वी हैव एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर बजटेड पीरियड। Now the format which is usually used is receipt and payment method के अंडर वाली statement. In this method, estimated cash receipts and payments are taken into consideration और जो भी items हैं we are going to discuss. अब ये बनता कैसे है, आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम। अंडर पर्टिकुलर्स हमने दो कैटेगरीज डिवाइड कर देनी है, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना है। एक होगा आपका रिसिप्ट का कॉलम और एक होगा आपका पेमेंट का कॉलम। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंडर जो भी आइटम्स हैं दोज आर सब्जेक्ट टू योर क्वेश्चन। कुछ आइटम्स एक पार्ट में ज़्यादा गिवन होंगी, एक क्वेश्चन में ज़्यादा गिवन होंगी, और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जहाँ पर सिर्फ एक या दो फॉर्म में ही आपको रिसिप्ट्स होने वाली हैं। तो जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की डिटेल्स हैं वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती हैं, और हम अभी डिटेल में कवर कर भी चुके हैं कि कौन कौन सी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमें आ सकती हैं इन आवर क्वेश्चन। अब करना क्या है, आपको वो टाइम पीरियड मेंशन करना है जिस भी टाइम पीरियड के लिए आपका वो कैश बजट बन रहा है। हमेशा आपको वो क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन होंगी, मीन्स वो 6 मंथ्स के लिए बन रहा है, 5 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, तो वो जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर मंथली बन रहा है तो मंथली ड्रॉ करेंगे, वीकली बन रहा है तो वीकली ड्रॉ करेंगे, जितना भी टाइम पीरियड आपको गिवन है। तो हर बार आप पहले रिसिप्ट की अमाउंट निकालोगे, देन इन द सेम वे आप पेमेंट्स की अमाउंट निकालोगे इन एवरी क्वेश्चन। अब आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो डिफरेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, वो हमारा कैश या बैंक बैलेंस शो करता है। अगर तो ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव है, मीन्स हमारे पास जो कैश है वो सरप्लस में है। बट अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, मीन्स हमारे पास जो कैश है उसकी शॉर्टेज है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो सकती है, तो अब हमें एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे टू इम्प्रूव आवर कैश पोजीशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब एक और बात जो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है वो है आपके रिसिप्ट बैलेंस में आप चेक करो, सबसे फर्स्ट आइटम है ओपनिंग बैलेंस की। ये ओपनिंग बैलेंस आपको पर्टिकुलर स्टार्टिंग मंथ का या तो गिवन होगा या फिर वो जीरो होगा। बट नेक्स्ट मंथ के लिए जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता क्या है, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस। सो अगर हम जैन मंथ का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ले, वो आपके लिए फेब मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगर हम फेब मंथ का क्लोजिंग बैलेंस लें तो वो आपके लिए मार्च का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये साइकिल आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे चलता रहेगा। ये होता है हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड के थ्रू कैश बजट ड्रॉ करते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन जो आपके सारे के सारे डाउट्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा कि इस बजट को एक्चुअल में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नाउ बी वेरी केयरफुल बिकॉज क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें कई बार क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट इन द सेंस मतलब कि आपको जैन में एक क्रेडिट मिला था, उधार मिला था कि आप उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का खर्चा मार्च में पे करोगे, तो आपको ऐसी एडजस्टमेंट्स के थ्रू ही अपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है। पेमेंट्स है तो वो यहाँ शो होंगी, जैन का खर्चा मार्च में पे कर रहे हो तो वो जो क्रेडिट मिला है उसको एडजस्ट करना है। समथिंग लाइक दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ। So the question is, prepare a cash budget for the month of May, June and July 2010 on the basis of following information. So हमें उन्होंने बोल दिया कि given information के basis पे आपको ये 3 months का cash budget draw करना है, और जो information हमें given है that is income and expenditure forecast given हमें है March to August। मतलब they have given to us details of 6 months। बेस्ड ऑन दो 6 मंथ्स हमें क्या करना है, 3 मंथ्स का बजट ड्रॉ करना है, कैश बजट। और आप चेक करो, आपको क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस हर एक रिस्पेक्टिव मंथ के डिटेल में गिवन है। नाउ इसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करो कि जो भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 मार्क्स या फिर जो आपको काफ़ी हाई वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डू दिस क्वेश्चन वंस तो इसके थ्रू आप हर एक शॉर्ट या 5 मार्कर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट्स कम होगी बट पैटर्न सेम रहता है। Now the second information which they have given is cash balance on 1st May 2010 is 8,000.
हमें ओपनिंग बैलेंस बताया है 1 मई का, क्यों बता दिया, क्योंकि हमने मई जून जुलाई का ही कैश बजट ड्रॉ करना है. The next information is plant costing 16,000 is due for delivery in July and payable 10% on delivery and the balance after 3 months. अब ये होती हैं एडजस्टमेंट्स जो आपको कैश बजट में नॉर्मली आते हैं. वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्लांट है जिसकी 16,000 ड्यू थी, इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई में उसने आना था, डिलीवरी थी 16,000 रुपीज़, जिसमें 10% इज पेबल ऑन डिलीवरी. मतलब जब उसकी डिलीवरी होनी थी तब हमने इस 16,000 का 10% पे करना था, और जो बाकी का बैलेंस बचेगा उसको हमने कब पे करना है, आफ्टर 3 मंथ्स. मतलब जुलाई के नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद हमने पेमेंट करनी है और 10% हमने जुलाई में पे करना है. तो आपको ये ध्यान में रखना है जब आप जुलाई 2010 का कैश बजट बनाओगे कि आपको यहाँ पर 10% की पेमेंट डालनी है. नेक्स्ट है आपका एडवांस टैक्स 8,000 ईच इज पेबल इन मार्च एंड जून. मार्च में और जून में आपने एडवांस टैक्स पे किया है 8,000 का इंडिविजुअली ईच मंथ. मतलब 8,000 हेयर 8,000 हेयर, तो अगेन वो आपके लिए क्या हो गया, आपका पेमेंट हो गया. Now the next information they have given is period of credit allowed by supplier is 2 months and second to customers is 1 month. अब सप्लायर होते हैं हमारे क्रेडिटर जिनसे हम अपने रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं. दे आर सेइंग कि वो सप्लायर ने हमें 2 महीने का उधार दिया. अब 2 महीने का उधार मतलब क्या है. लेट्स सपोज आपने एक परचेज की है इन द मंथ ऑफ मार्च. अगर हम कोई भी परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज रादर, इफ़ वी आर मेकिंग एनी क्रेडिट परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च, हमने उस मार्च मंथ की पेमेंट को कब करना है, सेकेंड 2 मंथ्स में. मतलब मार्च मंथ की पेमेंट को आप मार्च में ही नहीं पे कर रहे, आपको 2 महीने का उधार मिल रहा है, तो आप उसकी पेमेंट को आफ्टर 2 मंथ्स पे करोगे. इन द सेम मैनर कस्टमर्स होते हैं हमारे डेटर्स जिनसे हमने अपना पैसा लेना है, सेल्स की है क्रेडिट पे, तो वो हमें 1 मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं. मतलब या हम उनको 1 मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स आप मार्च मंथ में कर रहे हो, आपको उसकी पेमेंट मार्च में नहीं मिलेगी, आपको उसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ में मिलेगी. तो ये कैश रिसिप्ट के टाइम पे आपको इन दोनों की एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि हम जब कैश बजट ड्रॉ करते हैं हम सिर्फ कैश की आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं. जो क्रेडिट होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करना, उसको रिकॉर्ड तब करना है जब उसकी एक्चुअल कैश पेमेंट या रिसिप्ट होगी. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. अब जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी जो पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग रह रही है. लैग मतलब डिले हो रहा है. कितने टाइम से, हाफ मंथ से. मतलब अगर आपकी कोई भी पेमेंट 15 मार्च को ड्यू होती है, वो आपको पे 15 मार्च को करनी थी, तो आप उस दिन नहीं कर रहे हो, आप उसको हाफ मंथ के बाद पे कर रहे हो. मतलब आप उसको नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में पे कर रहे हो. तो मतलब मार्च का खर्चा था, मार्च 15 को ड्यू हुआ, बट पे हमने हाफ मंथ बाद किया, तो वो नेक्स्ट मंथ का खर्चा बन जाएगा. देन लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेम आउटस्टैंडिंग है, 1 मंथ के साथ है. मतलब 1 महीने के बाद आप उसको पे कर रहे हो. जिस भी मंथ का खर्चा है उसको नेक्स्ट मंथ में पे किया जा रहा है. सो बेस्ड ऑन द अबव एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको अब क्या करना है, अपना कैश बजट ड्रॉ करना है. बट यू हैव टू बी केयरफुल, आपको कैश बजट हर एक 6 मंथ्स का ड्रॉ नहीं करना, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि आपको जो बजट ड्रॉ करना है वो सिर्फ 3 मंथ्स का ही ड्रॉ करना है, मई जून एंड जुलाई. सो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी जो स्टेटमेंट ड्रॉ की जाएगी, कैश बजट, यू हैव टू राइट पर्टिकुलर्स. वहाँ पर आपके रिसिप्ट्स होंगे, आपकी पेमेंट्स होंगी और आपके 3 मंथ्स होंगे, जिन 3 मंथ्स के लिए आपने उसको ड्रॉ करना है, मई जून एंड जुलाई. अब सबसे पहले हमने जब कैश बजट का फॉर्मेट देखा था, लेट मी मेक यू द थिंग्स अगेन विजिबल. हम सबसे पहले क्या शो करते हैं, अपना ओपनिंग बैलेंस. इन द सेम वे हम अपना ओपनिंग बैलेंस ही राइट डाउन करेंगे. तो ओपनिंग बैलेंस है. अब ओपनिंग बैलेंस मई मंथ का कहाँ से आएगा. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें मई मंथ का ओपनिंग बैलेंस 8,000 रुपीज़ ऑलरेडी गिवन था इन आवर क्वेश्चन. तो व्हाट वी हैव डन, वो 8,000 की वैल्यू हमने वहीं से ही कॉपी की है. अब आ गया आपका सारे का सारा क्वेश्चन, आपको एक ऑर्डर में सॉल्व करना है. ऑर्डर में सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास अब हमने रिसिप्ट्स नोट करनी है और पेमेंट्स नोट करनी है. अब अगर हम सबसे पहले अपनी देखें रिसिप्ट्स की बात, रिसिप्ट के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स गिवन थी. क्वेश्चन में हमें दी थी क्रेडिट सेल,
बाकी की सारी चीज़ें क्या है, हमारी पेमेंट्स हैं, सिर्फ एक क्रेडिट सेल ही है जो हमारे लिए रिसिप्ट बन रही है। ओके, हम बना रहे हैं बजट मई, जून एंड जुलाई का, तो ये 3 मंथ्स की हमने रिसिप्ट्स नोट करनी है। अगर देखा जाए तो क्रेडिट सेल हो रही है 64,000, 58,000 एंड 56,000। बट हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि हमें एक क्रेडिट दिया है हमारे कस्टमर ने 1 महीने का, मतलब हम उनको 1 महीने का उधार दे रहे हैं, वो हमें पेमेंट 1 मंथ लेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेमेंट, जो सेल की पेमेंट मार्च की थी, वो आपको कब रिसीव होगी? अप्रैल में। जो पेमेंट अप्रैल की सेल्स की थी वो आपको कब रिसीव होगी? नेक्स्ट मंथ में, मतलब मई में। जो मई की पेमेंट है वो कब रिसीव होगी? जून में। जून की पेमेंट जुलाई में, जुलाई की पेमेंट अगस्त में, एंड अगस्त की पेमेंट आपको सितंबर में रिसीव होगी। तो आपको जिस मंथ जो रिसीव हो रहा है वही रिकॉर्ड करना है। मतलब अप्रैल वाली पेमेंट आपको कब रिसीव हो रही है? मई मंथ में। हमने बजट भी किस मंथ का ड्रॉ करना है? मई मंथ का। 1000 तो उन्होंने वो रिकॉर्ड की हैं इन द मंथ ऑफ मई। नेक्स्ट, मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, मई मंथ की सेल्स हो रही हैं 1 मंथ लेट, मतलब रिसिप्ट आपको 1 महीना लेट मिल रही है। तो मई की सेल्स जो 64,000 की अमाउंट है वो कब मिलेगी? नेक्स्ट मंथ में, जून में। तो यू नोटिस कि जून में हमने मई की सेल्स को रिकॉर्ड किया है बिकॉज हमें हमारे डेटर्स ने 1 महीने का उधार मांगा था, वो हमें लेट पे कर रहे हैं 1 मंथ। इन द सेम मैनर जो आपकी जून की सेल्स होगी वो आपको जुलाई में हो रही है। सो जून की सेल्स थी 58,000, वो हमें कब हुई हैं? जुलाई में। तो यहाँ से हमारे पास ये 4 आइटम्स हमने पोस्ट कर ली हैं। सो डन। अभी ये पार्ट्स कैसे आए हैं ये मैंने अभी ब्लैंक छोड़े हैं, दैट इज़ वाई मैंने उनको टिक नहीं किया है। अब आती है हमारी पेमेंट्स की टर्न। पेमेंट में हमने देखा था कि हमारे पास क्वेश्चन में ये सारी डिटेल्स हैं जो पेमेंट्स की हैं, तो इनको हमने टर्न वाइज टर्न रिकॉर्ड करना है। अब अगर हम देखें सबसे पहले क्रेडिट परचेज मतलब पेमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे रिस्पेक्टिव मंथ की, बट रिस्पेक्टिव मंथ के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमें हमारे पेमेंट्स के लिए कितना उधार मिला है? 2 महीने का उधार मिला है। इट वॉज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। मतलब मार्च की पेमेंट कब हो रही है? अप्रैल में नहीं हो रही, मई में हो रही है। तो अब उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? सी, ये है मार्च की परचेज 2 महीने का उधार है, मतलब मार्च में नहीं होगी, अप्रैल में नहीं होगी, ये पेमेंट आपकी कब होगी? मई मंथ में। अप्रैल की परचेज है 38,000, अप्रैल में नहीं होगी, देन मई में नहीं होगी, ये जून में होगी। मई की पेमेंट है, मई मंथ में नहीं हो रही, जून में नहीं हो रही, बट ये जुलाई में हो रही है। तो इन शॉर्ट हमने मई, जून एंड जुलाई की पेमेंट्स को ही रिकॉर्ड करना है। मई की एक्चुअल पेमेंट बनती थी 33,000, बट हमें 2 महीने का उधार मिला है ना, तो हम ये मई की पेमेंट कब करेंगे? मई जून को छोड़कर जुलाई में। इसी वजह से मार्च, अप्रैल और मई 36,000, 38,000 एंड 33,000 को उन्होंने रिकॉर्ड किया है। जो परचेज आपकी थी मार्च की उसको रिकॉर्ड किया मई में, क्योंकि मार्च अप्रैल 2 मंथ्स गैप, 2 मंथ्स का गैप था, उसको रिकॉर्ड कर दिया। देन रिस्पेक्टिव मंथ्स का भी हमने सेम सॉल्व किया। तो यहाँ पर भी आई एम मार्किंग इट एज डन। नेक्स्ट है हमारे पास जो खर्चा, वो है वेजेस का। अब वेजेस के लिए हमने अगेन रिस्पेक्टिव मंथ्स की दी हुई हैं, बट वेजेस के लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि क्या गिवन है या नहीं है। नथिंग इज गिवन, मतलब वेजेस की जो पेमेंट हो रही है वो उसी मंथ में हो रही है। तो हमने मई, जून एंड जुलाई की ही पिक करनी है। सो 10,000, 8,500 एंड 9,500। सो 10,000, 8,500 एंड 9,500 डायरेक्ट हमने पोस्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट अपना पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। चेक करो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की पेमेंट जो हो रही है वो हाफ मंथ लेट हो रही है। तो हाफ मंथ लेट होने का मतलब कि आप यहाँ पर 15 डेज लेट पेमेंट कर रहे हो। मतलब जो पेमेंट आपकी 1 मई को शुरू होनी थी उसकी पेमेंट कब हो रही है? 15 मई को। जो पेमेंट 15 मई को होनी चाहिए थी उसकी पेमेंट कब हो रही है? 1 ऑफ नेक्स्ट मंथ को। तो व्हाट आई एम डूइंग, अभी मैं इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ बिकॉज दिस पार्ट नीड्स अ डिटेल्ड वर्किंग नोट। आई एम स्किपिंग हियर। मैं अभी बाकी के इजी पार्ट्स को डिस्कस कर रही हूँ।
देन आते हैं हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि वो 1 मंथ लेट हो रहे हैं, मतलब मार्च का खर्चा अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल का खर्चा मई में हो रहा है, तो आपने एक एक महीने हर एक चीज़ को लेट रिकॉर्ड करना है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों। यू हैव टू नोटिस ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों के खर्चे, मतलब ये वाले भी और ये वाले भी एक एक महीना लेट हो रहे हैं। मतलब मार्च का खर्चा कब हो रहा है, अप्रैल में, अप्रैल का खर्चा कब हो रहा है, मई में। तो हम देखते हैं अप्रैल के खर्चे कौन से हैं, दीज टू, ये कब होंगे, मई मंथ में। तो चेक कर लेते हैं 1500 एंड 5000। देन दे आर सेइंग मई का खर्चा है 2500 4500, कब होगा, जून में होगा, 2500 4500। जून का खर्चा कितना है 2000 एंड 3500, ये कब होगा आपका, जुलाई में। सो 2000 एंड 3500 जुलाई का खर्चा बना। ये हो गया हमारा वन पार्ट। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे टेबल में अभी सिर्फ हम इस पार्ट के लिए हमने एडजस्टमेंट नहीं की है, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। नाउ मूव ऑन टू द वेरियस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली है, अब टर्न है सेकेंड इन्फॉर्मेशन की। सेकेंड इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोला था कि 16,000 की जो भी पेमेंट है वो ड्यू है 10% डिलीवरी की, कब, जुलाई में। रेस्ट हम पे करेंगे 3 मंथ्स के बाद। हम जो ड्रॉ कर रहे हैं बजट वो मई जून एंड जुलाई का ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई मंथ का बजट ड्रॉ हो रहा है, जुलाई मंथ की पेमेंट है तो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। जो बाकी की बैलेंस पेमेंट होगी उससे हमें कोई अभी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, बिकॉज हम बाकी मंथ्स का यहाँ पर बजट ड्रॉ ही नहीं कर रहे। तो जुलाई में आपकी कितनी पेमेंट जानी चाहिए, 10%, किसका, 16,000 का। सो प्लांट पेमेंट ऑन डिलीवरी 1600 इन द मंथ ऑफ जुलाई 2010। बाकी के दोनों जगह पेमेंट नहीं आएगी क्योंकि उनकी पेमेंट थी ही नहीं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास, हमें उन्होंने बोला था एडवांस टैक्स हमने मार्च एंड जून 2 महीने में पे किया है 8,000 का। हम बजट ड्रॉ कर रहे हैं मई जून एंड जुलाई का, तो मार्च से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ जून मंथ में 8,000 का एडवांस टैक्स पोस्ट करेंगे। सो दिस इज आवर जून मंथ, एडवांस टैक्स 8,000 रुपीज़। बाकी दोनों मंथ्स में ज़ीरो आएगा बिकॉज हमारे पास तब की कोई इन्फो ही नहीं है। सो हमने अभी तक सारी आइटम्स पोस्ट कर ली हैं, सिर्फ एक रह गया है एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग का, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। लेट्स प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर द सेम। सो अब नोट कैसे बने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का। उन्होंने हमें बोला है इन द क्वेश्चन कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उस पर हाफ मंथ का क्रेडिट मिल रहा है, मतलब हम 15 डेज पेमेंट लेट कर रहे हैं। 15 डेज लेट पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी पेमेंट जो है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 1 टू 31 मार्च की है, तो 1 टू 31 मार्च की जो टोटल पेमेंट होगी मैं उसको इनिशिएट कब करूँगी, 15 मार्च से। तो लॉजिकली जो मेरी पेमेंट हुई वो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक की हो गई। मतलब बनती पेमेंट किस मंथ की थी मेरी, मार्च की थी, 1 टू 31 की। उन्होंने मुझे 15 डेज मतलब हाफ मंथ का उधार दिया है, मैं इनिशिएट कब करूँगी, 15 मार्च से 15 अप्रैल, पूरे एक महीने ऐसे इनिशिएट करूँगी, क्योंकि पेमेंट्स मंथ वाइज ही होती हैं। इनिशिएट करने के लिए पूरा 1 मंथ तो लगेगा, हम 15 डेज का डिले ले रहे हैं। बट हम जो बजट बनाते हैं वो बनाते हैं मंथली, हम कभी भी ऐसे बजट नहीं बनाते। हम 1 मंथ का बजट, जैसे मार्च का बजट अलग, अप्रैल का बजट अलग बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मार्च के जितने भी टोटल होंगी पेमेंट, उसमें से हम हाफ इस मंथ पोस्ट कर रहे हैं, हाफ हम नेक्स्ट मंथ पोस्ट कर रहे हैं। जैसे मार्च के टोटल एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं हमारे पास, 4,000 है, ये मार्च मंथ है, उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 4,000। मतलब 4,000 की हाफ जो पेमेंट है वो आप इधर पोस्ट करोगे और हाफ पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में पोस्ट कर रहे हैं। उससे हम क्या होगा, हमारा मार्च का बजट अलग और अप्रैल का बजट अलग बन जाएगा। वैसे ही अब हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाकी रिस्पेक्टिव मंथ्स की पेमेंट्स को ड्रॉ करना है। वो कैसे, सी हमने अभी क्या किया है, मार्च की जो पेमेंट होगी, मुझे उससे मार्च पेमेंट में कितना जा रहा है नहीं जा रहा, दैट इज़ नॉट माई टास्क, बिकॉज मैं किसका बजट ड्रॉ कर रही हूँ, मैं बजट ड्रॉ कर रही हूँ मई जून एंड जुलाई का। ठीक है, तो मार्च की जो टोटल पेमेंट है, जो उन्होंने हमें 4,000 का एक्सपेंस दिया है, हियर दे हैव गिवन अस
इसको मैं 15 डेज मार्च मंथ में ही पे करूँगी, मतलब हाफ मार्च में होगा, हाफ कब होगा, अप्रैल में होगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट पोस्टिंग हेयर ब्लैंक प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 2। ब्लैंक इसलिए क्योंकि इससे प्रीवियस मंथ की पेमेंट तो इसी मंथ में हुई होगी ना, मुझे नहीं दिया तो मैं उसको ब्लैंक कर रही हूँ, और ना ही मुझे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है बिकॉज मुझे मार्च मंथ का बजट ड्रॉ भी नहीं करना। अब क्वेश्चन आता है अप्रैल में। अब अगेन अप्रैल में आपकी किसकी पेमेंट हो रही है, अप्रैल में एक तो आपके मार्च की हाफ पेमेंट हो रही है, तो मार्च का टोटल खर्चा था 4000, उसकी हाफ पेमेंट प्लस अप्रैल का जो पूरे का पूरा खर्चा हुआ होगा उसकी हाफ पेमेंट आप इस बार कर रहे हो, हाफ पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ में कर रहे हो। तो अप्रैल का जो पूरा खर्चा है उसकी वैल्यू कितनी है, अप्रैल का पूरा खर्चा है 3000 का, तो हम 3000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 2 अप्रैल में और 3000 डिवाइडेड बाय 2 मई मंथ में। क्यों किया, आई एम अगेन रिपीटिंग, अप्रैल की जो ड्यू होनी थी वो 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपकी एक पेमेंट बनती थी मैन्युफैक्चरिंग की, बट आपने उसको सारी की सारी को अप्रैल में नहीं पे किया। आपने कब से शुरू किया है, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से 15 मई तक आपने उसको पे किया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाफ हम अप्रैल में पे कर रहे हैं, हाफ हम मई मंथ में पे कर रहे हैं। तो अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये एडजस्टमेंट की है। इसी वजह से हमने अप्रैल की पेमेंट को हाफ अप्रैल में हाफ मई में यूज़ कर लिया। अब हम मई में कितना पे कर रहे हैं, मई की जो एक्चुअल पेमेंट है वो कितनी है, 4500 है, बट हम सारी की सारी मई मंथ में नहीं पे कर रहे। मई की पेमेंट भी हम क्या कर रहे हैं, हम 4500 डिवाइडेड बाय 2 हाफ मई मंथ में और हाफ नेक्स्ट मंथ में यूज़ करेंगे, प्लस सेम केस हम अप्लाई करेंगे जून मंथ में। अब खर्चा है जो उन्होंने हमें दिया है वो दिया है 3500, मतलब जून में एक्चुअल पेमेंट 3500 दी थी, बट वो पे एक्चुअली नहीं हुआ, 3500 इस मंथ में पे हो रहा है और हमारा जो 3500 है वो नेक्स्ट मंथ में पे हो रहा है। सो 3500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस जुलाई की हमें जो एक्चुअल पेमेंट दी गई है वो दी गई है 4000, बट जुलाई की पेमेंट उसी मंथ में नहीं हो रही, वो हो रही है 4000 डिवाइडेड बाय 2। हाफ पेमेंट उससे नेक्स्ट मंथ में होगी, हमें उससे कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज हम सिर्फ 3 मंथ्स का ही डेटा ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आपको हर एक की कैलकुलेशन करनी है। व्हेन यू विल कैलकुलेट तब जाकर आपका जो आंसर आएगा इट विल बी 3750 फॉर द मंथ ऑफ मे, 4000 फॉर द मंथ ऑफ जून and 3750 for the month of July. So जून, मई, जून एंड जुलाई। यहाँ से अब हमारे पास सारी की सारी आइटम्स कवर हो गई हैं। हम करेंगे टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल पेमेंट्स ऑफ मे मंथ। हमारा मे का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है, यही हमारा क्या बन जाएगा, जून का ओपनिंग बैलेंस। उनके रिसिप्ट्स निकालेंगे, पेमेंट्स माइनस करेंगे, ये हमारा जून का क्लोजिंग है, यही हमारा जुलाई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जुलाई मंथ का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि हर एक केस में फिगर जो है वो पॉजिटिव आ रही है, हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कैश का सरप्लस है और शॉर्टेज नहीं हो रही। सो दिस इज़ अ 15 मार्कर क्वेश्चन। स्टार्टिंग में अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू बी केयरफुल कि किसकी पेमेंट कब हो रही है, देन यू वुड बी वेरी इजीली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन. Do like this video, do subscribe our channel. Thank you so much.